अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करेंगे जिसका टॉपिक है ज्योमेट्री ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होता है। अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इफ़ वी ड्रॉ इट्स ग्राफ बाय अ पेन देन द पेन इज़ नॉट रेज्ड। यानी आप एक ग्राफ ड्रॉ करें और आपको पेन उठाना ना पड़े, यानी यूँ आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो ये आपने पेन एक दफ़ा रखा पेज पे और इसी तरह से आपने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, आपको बीच में पेन उठाना नहीं पड़ा। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक ऐसा ग्राफ है जिसको आपने यूँ ड्रॉ कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पे आपने पेन उठाया अपना और उसको दोबारा से कॉन्टिन्यूस आपने आगे ड्रॉ कर दिया। तो ये जो ग्राफ है ना, ये होगा कॉन्टिन्यूस, ठीक है, यानी जिसमें कोई होल नहीं है, जो कहीं से टूटा हुआ नहीं है। लेकिन ऐसा ग्राफ जिसमें कोई ना कोई होल हो, उसे हम कहते हैं कि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन का ग्राफ नहीं हो सकता। अच्छा जी, कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स की, अगर दो वेरिएबल्स हों एक्स वाई, तो उनकी अगर लिमिट हम डिस्कस करें या उनका जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस कब होता है, उसके लिए तीन कंडीशंस हैं। फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स इज कॉन्टिन्यूस इफ एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट इज डिफाइंड, यानी वो जो फंक्शन है वो किसी दो पॉइंट्स, अगर हम एक्स और वाई की वैल्यू ले रहे हैं तो उस पर वो डिफाइन हो, उसे हम डिफाइन कर सकें। उसके अलावा दूसरा पॉइंट है कि उसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती हो। और तीसरी बात ये है कि उसकी जो लिमिट हमने यहाँ पे सेकंड स्टेप में फाइंड की होगी वो इस फर्स्ट स्टेप वाले फंक्शन के आंसर के इक्वल होगी। यानी ये दोनों आंसर्स अगर सेम आते हैं तो ये तीनों कंडीशंस अगर फुलफिल हो रही हैं तो फिर हम कहते हैं कि जो फंक्शन है दैट इज़ कॉन्टिन्यूस। अगर इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, पूरी नहीं हो रही, तो फिर वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए। एक फंक्शन गिवन है एक्स वाई की फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखें ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं, और अगर नहीं है तो किस पॉइंट पर है, हमें ये बताना है, ठीक है। तो इधर देखिए, अगर हम एक्स और वाई की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 + 0, तो ये लॉग 0 हो जाएगा जो कि अनडिफाइन होता है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि जो फंक्शन है ये 0 0 पे अनडिफाइन है, यानी ओरिजिन पे अनडिफाइन है। 0 0 0 जो है वो ओरिजिन का पॉइंट होता है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये जो ग्राफ है इस फंक्शन का दैट विल हैव अ होल एट ओरिजिन 0 0। तो ये इस होल 0 0 पे इसका होल होगा, यानी ये 0 0 पे अनडिफाइन है, उसके अलावा बाकी पूरे रीजन में कॉन्टिन्यूस होगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखें जिसमें 1/√x² + y² है। ये भी देखें तो ये 0 0 पे अनडिफाइन होता है, क्योंकि डिनोमिनेटर में यहाँ 0 अगर आ जाएगा, x की जगह भी 0 पुट कर दें, y की जगह भी 0, तो 0 का स्क्वायर रूट लें वो भी 0 आता है। तो डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, यानी ये आंसर अनडिफाइन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये हमारा जो फंक्शन है ये ओरिजिन पे या 0 0 पे अनडिफाइन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। चेक वेदर लिमिट एग्जिस्ट और नॉट। आपने बताना है कि ये जो लिमिट है एक्स वाई अप्रोचेज 0 0 इस फंक्शन पे ये एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो उसके लिए हम देखते हैं, एक तो तरीका ये है कि हमने ऊपर जो 3 पॉइंट डिस्कस किए हैं, दूसरा ये है कि आप इसके डिफरेंट पार्ट्स पे वैल्यूज फाइंड करें। अगर वो तीनों वैल्यूज सेम आती हैं तो आप कहेंगे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, और अगर तीनों वैल्यूज सेम नहीं आती, कोई भी एक वैल्यू जो है वो चेंज हो जाए, तो हम कहेंगे कि ये डिफरेंट पाथ पे डिफरेंट वैल्यूज़ दे रहा है, इसलिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है या इसकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो सबसे पहला पाथ हम देख लेते हैं अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग अगर हम इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं तो हमने क्या करना है, एक्स को इक्वल टू एक्स पुट कर देना है, और इसमें हम वाई को 0 पुट करेंगे। ये एक जनरल हमने यहाँ पे, क्योंकि ये लिमिट देखें ना 0 0 को अप्रोच कर रही है, ठीक है। तो वाई की वैल्यू 0 पुट की है, एक्स की नहीं पुट की, क्योंकि अगर दोनों पुट करेंगे तो आंसर तो 0 हो जाएगा बिल्कुल ही। तो इसलिए हमने y को 0 पुट किया, लेकिन x में हम वैल्यूज़ जो है वो सब्स्टिट्यूट करके देखते जाएंगे कि हमारा आंसर सेम रहता है या चेंज होता है। तो x को x ही रहने दें अगर हम यहाँ पे, तो ये x² एज इट इज़, ये x² भी एज इट इज़, और y की जगह जब 0 आएगा तो x² ओवर x² हमें आंसर देगा 1 का। तो ये एक पाथ के अलॉन्ग हमने इसका वैल्यू फाइंड कर ली। अब दूसरे पाथ के अलॉन्ग, y एक्सिस के अलॉन्ग अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो अब क्या करें, x को इक्वल टू y पुट करें। यहाँ हमने x को इक्वल टू x पुट किया था क्योंकि हम x एक्सिस के अलॉन्ग फाइंड कर रहे थे। अब x इज इक्वल टू y पुट करेंगे क्योंकि हमने y एक्सिस के अलॉन्ग फाइंड किया, ठीक है जी। तो y यहाँ पे भी 0 रहेगा जैसे यहाँ पे 0 था। तो आप क्या करें, इस x² की जगह y² पुट कर दिया, इस x² की जगह भी y² पुट कर दिया, और y² की जगह 0 पुट कर दिया। तो y² ओवर y² विल बी इक्वल टू 1। अब ये दो पार्ट्स पे तो आंसर सेम आ गया। अब एक और तीसरा पार्ट टेस्ट करते हैं कि उस पर सेम आता है या नहीं आता। अलोंग y इज इक्वल टू x, यानी y को आप x की इक्वल पुट कर दें, तो वो जो x और x है वो तो वैसे ही रहेगा, तो जो y² था उसकी जगह आपने
एक्स स्क्वायर पुट कर दिया। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो आंसर 1/2 आ रहा है। ऊपर हमारा दोनों कंडीशंस में आंसर 1 आ रहा था, यहाँ पे 1/2 आ रहा है। तो पाथ चेंज करने से हमारा जो आंसर है वो चेंज हो गया। तो हम यहाँ पे कहेंगे लिमिट हैज़ डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिफरेंट पाथ्स सो द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और इसके अलावा ये अनडिफाइंड कहाँ पे होगा, ये भी आप देख के बता सकते हैं यहाँ से कि डिनोमिनेटर में अगर 0 होगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा फंक्शन। तो इसलिए x और y की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, यानी ओरिजिन का पॉइंट हम इसके अंदर सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते। जी नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है चेक कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन गिवन बिलो। ये जो फंक्शन आपको दिया हुआ है इसकी आपने कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। अब इसमें ना दो फंक्शंस हैं एक ही फंक्शन के अंदर। एक जो फंक्शन है वो तब वैलिड होगा जब एक्स वाई की वैल्यू 0 नहीं होगी, और दूसरा फंक्शन तब वैलिड है जब एक्स वाई की वैल्यू 0 0 है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एफ ऑफ 0 0 वो इक्वल है 1 के। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एफ ऑफ 0 0 इज इक्वल टू 1, यानी एक्स की जगह भी 0 पुट कर दें, वाई की जगह भी 0 पुट कर दें। तो अगर हम 0 0 रखते हैं तो आंसर 1 आता है। तो ये हमने एक स्टेटमेंट लिख ली। उसके बाद अगर वो 0 0 नहीं होता तो फिर क्या है वो हमने नीचे फंक्शन नोट कर लिया, साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसके साथ आपने लिमिट अप्रोच करवानी है एक्स वाई की टू 0 0, क्योंकि ये जो एक्स वाई की वैल्यू है वो अप्रोच कर रही है 0 को, एग्जैक्ट 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है, लेकिन उसको अप्रोच कर रही है। तो ये लिमिट आपने साथ में अप्लाई कर दी। अब आपको याद होगा कि साइन का एक फॉर्मूला होता है x ओवर x, यानी साइन के साथ जो फंक्शन दिया हुआ है उस जैसा सेम फंक्शन अगर नीचे हो, सेम वेरिएबल, सॉरी साइन के साथ जो वेरिएबल दिया हुआ है उस जैसा सेम वेरिएबल अगर गिवन हो डिनोमिनेटर में और साथ में लिमिट अप्रोच कर रही है 0 को, तो वो इक्वल टू 1 होता है। यानी अगर यहाँ x है तो इधर भी x होना चाहिए, अगर इधर 7x है तो यहाँ भी 7x होना चाहिए। तो इस तरह से अगर हम अपने इस फंक्शन में देखें तो साइन के साथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और नीचे भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो दोनों सेम वैल्यूज आ रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये भी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो अब अगर वो 0 0 था तब भी आंसर 1 आया, और अगर वो 0 0 नहीं है एक्स वाई की वैल्यू तब भी हमारा आंसर 1 ही आ रहा है यहाँ पे। तो हम कहेंगे कि ये जो लिमिट है एक्स वाई अप्रोच 0 0, ये फंक्शन इक्वल आंसर दे रहा है हमें एफ ऑफ 0 0। तो ये हमारी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होगी, इसलिए हम कहते हैं कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। सिमिलरली अगर हम देखें अगर फंक्शन के अंदर 3 वेरिएबल्स आ रहे हैं तो फिर उसकी कॉन्टिन्यूटी किस तरह से डिटरमिन होती है, वही 3 स्टेप्स जो हमने पहले किए थे दो वेरिएबल्स की फॉर्म में, इसी तरह से हमने 3 वेरिएबल्स के फॉर्म में भी कर लेना है। एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट अगर डिफाइन हो और जो लिमिट अप्रोच कर रही है 0 0 को वो एग्जिस्ट करती हो, और जो लिमिट वाला आंसर है वो एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट के आंसर के इक्वल हो, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। जैसे यहाँ पे ये फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई जी, ये इसमें अब 3 वेरिएबल्स दिए हुए हैं, आपने बताना है कि ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं, और अगर नहीं है तो कहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें क्योंकि हमें एक्स वाई की वैल्यूज़ नहीं दी हुई ना, जैसे ऊपर वाला जो साइन वाला फंक्शन था उसमें बताया गया था कि एक्स वाई की वैल्यू 0 0 है, अब इसमें नहीं दी तो हम इसमें प्रॉपर सॉल्व नहीं करेंगे, बस इतना बता देंगे कि ये जो डिनोमिनेटर है इसको इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। ये अगर इक्वल टू 0 होगा तो हमारा जो फंक्शन का आंसर है वो अनडिफाइन हो जाएगा। तो हम कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, जहाँ पे है वहाँ फंक्शन अनडिफाइन है। सो इसके अलावा बाकी सारे पॉइंट्स पे ये डिफाइन होगा यानी कॉन्टिन्यूस होगा। सो इट इज कॉन्टिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द डोमेन एक्सेप्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब कुछ रूल्स हैं कॉन्टिन्यूस फंक्शंस के लिए, वो देख लेते हैं। अगर जी और एच दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो तो उनकी जो प्रोडक्ट होती है वो भी कॉन्टिन्यूस होती है, यानी एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो इक्वल होगा जी ऑफ एक्स एच ऑफ वाई, यानी एक्स और वाई का अलग अलग फंक्शन अगर है और वो दोनों कॉन्टिन्यूस हैं तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है ना एफ की फॉर्म में वो भी कॉन्टिन्यूस ही होगा। इसी तरह से अगर जी ऑफ एक्स एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है 1 वेरिएबल का और एच ऑफ एक्स वाई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है 2 वेरिएबल्स का, तो जो इनका कंपोजिट फंक्शन होगा ना यानी जी ऑफ एच ऑफ एक्स वाई वो इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई हो, यानी वो भी क्या होगा कॉन्टिन्यूस ही होगा। यानी आप यहाँ पे जो जी ऑफ एक्स है इस एक्स की जगह पे ये एच की वैल्यू पुट कर दें, ठीक है, तो ये भी क्या होगा कॉन्टिन्यूस ही रहेगा। इसी तरह से कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। कॉम्पोजिशन का ये मतलब है कि जैसे हमने ये ऊपर वाला किया कि अगर आप कॉम्पोजिशन फाइंड कर लेते हैं दो फंक्शंस की और वो 2 फंक्शंस कॉन्टिन्यूस थे तो उनकी कॉम्पोजिशन भी हमेशा कॉन्टिन्यूस ही रहेगी। इसी तरह से 2 कॉन्टिन्यूस फंक्शंस अगर आप ले लेते हैं तो उनका सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट तीनों चीज़ें भी कॉन्टिन्यूस ही रहती हैं, और अगर आप उसे डिवाइड करें तो जो क्वोशंट आता है वो भी कॉन्टिन्यूस ही होगा एक्सेप्ट द वैल्यू जिस पे डिनोमिनेटर 0
ठीक है। अगर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, वरना वो कॉन्टिन्यूस होगा। उसके बाद कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? अ फंक्शन दैट इज कॉन्टिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ 2D एंड 3D स्पेस, यानी 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल के अंदर फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस है पूरे रीजन के अंदर हर पॉइंट के ऊपर, तो हम उसे कहते हैं दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन एक्स वाई दिया हुआ है लॉग की फॉर्म में, तो ये कॉन्टिन्यूस है सिर्फ उस पॉइंट पे जहाँ ये जो है इक्वल टू 0 ना हो, यानी 2x माइनस वाई प्लस 1 अगर ये 0 हो जाता है तो लॉग अनडिफाइन हो जाएगा, तो इसे 0 नहीं होना चाहिए। तो आप कहेंगे 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ हम ये कह सकते हैं कि 2x जो है उसकी वैल्यू हमेशा बड़ी होनी चाहिए y माइनस 1 से, क्योंकि बड़ी वैल्यू में से अगर छोटी माइनस होगी तो आंसर पॉजिटिव आएगा, अदरवाइज नेगेटिव आएगा। तो ये जो 2x की वैल्यू है ये बड़ी होनी चाहिए y प्लस 1 से। यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो उधर y माइनस 1 आ जाता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे इसकी कंडीशन लिख देंगे। इसी तरह से दूसरी एग्जांपल में देखें f ऑफ एक्स वाई ई की पावर आ गई है 1 माइनस एक्स वाई। तो अब यहाँ पे कोई स्क्वायर रूट नहीं है, कोई लॉग नहीं है, कोई डिनोमिनेटर नहीं है, तो हम कहते हैं कि ये कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर है, हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होगा। इस तरह से f ऑफ एक्स वाई टेन इनवर्स की फॉर्म में है, तो ये वाला फंक्शन भी जो है वो हर जगह कॉन्टिन्यूस होता है। इसी तरह से स्क्वायर रूट के अंदर अगर y माइनस एक्स आ रहा है तो ये भी कॉन्टिन्यूस होगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर रूट इन्वॉल्व है ना, तो आंसर इमेजिनरी नहीं आना चाहिए। और इमेजिनरी आंसर कब आता है? जब स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आए। स्क्वायर रूट के अंदर अब माइनस कब आएगा? जब छोटी वैल्यू में से बड़ी माइनस होगी, ठीक है। तो इसलिए हमें यही देखना है कि जो y है इसकी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए और x की छोटी होनी चाहिए, यानी y ग्रेटर देन x हो, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है वो क्या होगा? सिर्फ क्या होगा? कॉन्टिन्यूस होगा। उसके बाद देखें पार्शियल डेरिवेटिव। अब यहाँ पे हमारा नया टॉपिक शुरू हो जाता है, अगले आपके 3-4 लेक्चर्स जो है वो इसी टॉपिक पे होंगे, ठीक है जी। पार्शियल डेरिवेटिव किसे कहते हैं? If in f of xy we held y as constant, then the derivative will be fx called partial derivative। अगर आपको एक फंक्शन दिया गया है और उसमें दो वेरिएबल्स हैं x और y, तो अगर आप y को कांस्टेंट रखते हैं तो आप डेरिवेटिव लेंगे तो उसे fx का नाम देंगे, और अगर आप x को कांस्टेंट रखते हैं और डेरिवेटिव लेते हैं तो उसे आप x y का नाम देंगे, ठीक है। ये दो पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं। ये फाइंड कैसे करते हैं ये हम यहाँ पे देख लेते हैं एग्जाम्पल के अंदर। अच्छा जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने अच्छे से समझ लेना है। अगर स्टार्ट से अच्छी समझ आएगी तो ही आप आगे जो है बाकी लेक्चर्स की अच्छी समझ आएगी आपको, ठीक है जी। तो ध्यान से यहाँ से आप देखना है, एक फंक्शन दिया हुआ है आपको f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x क्यूब वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 4x। अब कहते हैं कि इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड करें। तो हमने अभी ऊपर देखा कि पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड, अगर हमने fx फाइंड करना है तो हमें y को कांस्टेंट रखना पड़ता है, यानी y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है हमने यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये फंक्शन हमने लिख लिया। अब ये जो 2x क्यूब वाई स्क्वायर है, हमने कहा है कि y को हमने कांस्टेंट ट्रीट करना है, ठीक है, और 2 पहले से कांस्टेंट है, तो ये 2 और वाई स्क्वायर है ये एज अ कांस्टेंट है, तो ये एज इट इज आएंगे, 2 भी वैसे ही आएगा, वाई स्क्वायर भी वैसे ही आएगा। रह गया पीछे x, तो x का डेरिवेटिव यहाँ पे आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस, अब y को क्योंकि हम कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, 2 भी कांस्टेंट है, ये पूरा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0, तो यहाँ पे आपने 0 पुट कर देना है। इसी तरह से 4x, अब x तो कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे, तो x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा और 4 कांस्टेंट है, तो 4 इंटू 1। अब 2 3 जार 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4, ये एफ एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास। अब इसी तरह से आपने एफ वाई की जब वैल्यू फाइंड करनी है तो आपने एक्स को कांस्टेंट ट्रीट करना है, ठीक है जी। अब डेरिवेटिव लें, अब ये देखें कि 2 और एक्स क्यूब ये कांस्टेंट है, तो उसको आप एज इट इज लिखते हैं, ठीक है। और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 2y आ जाएगा, प्लस 2 कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव 1 आएगा, तो 2 इंटू 1, और x को क्योंकि हम कांस्टेंट ट्रीट करें हैं तो ये पूरा नंबर कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पे आप 0 पुट कर देंगे, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। इनको मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव्स आ गए एफ एक्स एंड एफ वाई। अच्छा जी, साथ ही वो कहते हैं कि एफ एक्स की वैल्यू फाइंड करें 1 2 पे और एफ वाई की भी वैल्यू फाइंड करें 1 2 पे। तो जो एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यूज आई है ना, इसमें जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ आपने 1 पुट कर देना है, और जहाँ जहाँ वाई है वहाँ आपने 2 पुट कर देना है। एफ एक्स 1 2 फाइंड करने के लिए एफ एक्स का आंसर लिखेंगे और एक्स की जगह आपने पुट कर देना है 1, क्योंकि पहली वैल्यू एक्स की होती है, सेकेंड y की होती है। तो यहाँ आ जाएगा 1 स्क्वायर और यहाँ पे 2 स्क्वायर प्लस 4। सिंप्लीफाई कर लें
तो ये आपके पास 28 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से एफ वाई फाइंड करने के लिए एफ वाई के आंसर के अंदर आपने वैल्यूज पुट करनी है एक्स और वाई की। एक्स की वैल्यू पुट कर दें वो 1 का क्यूब आ जाएगा, वाई की वैल्यू 2 है प्लस ये 2 कांस्टेंट, सिंप्लीफाई कर लें तो ये एफ वाई की वैल्यू आ गई। मजीद एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। z इज इक्वल टू 4x² माइनस 2y प्लस 7x4y5। इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं। पार्शियल डेरिवेटिव्स की ना दो नोटेशंस होती हैं, एक तो हमने जो ऊपर देखी है fx, ठीक है, और दूसरी ये पार्शियल डेरिवेटिव का साइन होता है, यानी आप इस z का पार्शियल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इसी तरह से आप इस z का पार्शियल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये पार्शियल डेरिवेटिव का साइन है। इसे हम यूँ डेल्टा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये डेल्टा भी लिख सकते हैं और इस तरह से इसको पार्शियल डेरिवेटिव यूँ भी, इन दोनों में से जो मर्जी आप साइन यूज़ कर लें, ठीक है जी। लेकिन जब आपने पेपर में करना है ना तो उसमें मैथ टाइप पे करना है तो आप ये वाला साइन यूज़ करें, ज़्यादा बेहतर है। ये आप अपनी प्रैक्टिस में यूज़ कर सकते हैं, ये डेल्टा वाला साइन, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव, तो विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो ये 4 कांस्टेंट है, अंदर x का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x। अब y को तो हमने यहाँ पे कांस्टेंट ट्रीट करना है क्योंकि हम fx फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, तो ये पूरा कांस्टेंट नंबर है तो यहाँ 0 आ जाएगा। अब 7 और ये y5 ये दोनों कांस्टेंट हैं, वो एज इट इज़, और x4 का डेरिवेटिव ले लें जो कि क्या आएगा 4x³ आ जाएगा। 4 2 जार 8x, 7 4 जार 28x³/5। अब हमने दूसरा पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y। विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो x कांस्टेंट रहेगा, ये x वाली टर्म है तो ये तो हो गई 0, ठीक है। ये y वाली टर्म है तो y का डेरिवेटिव 1 आता है, 2 × 1 प्लस, अब इसमें x y दोनों आ रहे हैं तो जो x है वो तो कांस्टेंट है, तो 7x4 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, और y5 जो है उसका डेरिवेटिव ले लें, पावर साइड पे आके मल्टीप्लाई होगी और पावर में से 1 माइनस कर देंगे तो 5y⁴। अब ये -2 प्लस 7 5 35x4y4। मज़ीद एग्जाम्पल देखते हैं और काफ़ी सारी इसमें एग्जाम्पल्स हैं, 1 बाय 1 हम डिफरेंट टाइप्स की जो है उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक एग्जाम्पल आ गई कि x² sin² y अगर एक फंक्शन दिया हुआ है तो उसका आपने डेरिवेटिव लेना है, पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं, तो कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे दोनों नोटेशन मैंने मेंशन कर दिए कि आप उसे fx भी लिख सकते हैं और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x भी लिख सकते हैं, जो मर्जी नोटेशन आप यूज़ कर लें, एक ही बात है, ठीक है जी। अब हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो x² का क्या हो जाएगा 2x, और ये तो क्योंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वैसे ही बाहर आ जाता होता है और इसका डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, और sin² y एज इट इज़। इसी तरह से विद रिस्पेक्ट टू y जब करना है तो आप fy भी लिख सकते हैं और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो x² है ये तो क्योंकि कांस्टेंट है, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं तो x को हमने कांस्टेंट ट्रीट करना है यहाँ पर, ठीक है जी। अब x को कांस्टेंट ट्रीट किया तो x² तो एज इट इज़ आ गया। अब ये y वाली टर्म है तो इसका तो डेरिवेटिव लेंगे हम, तो sin² y का डेरिवेटिव पहले तो पावर साइड पे आके मल्टीप्लाई होगी, 2 sin y आ जाएगा, फिर पावर के बगैर सिर्फ साइन का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आ जाएगा cos y। अब ये बन गया 2 sin y cos y, और ये डबल एंगल का फॉर्मूला होता है जैसे हम sin 2y भी लिख सकते हैं। अब एक लॉग वाली एग्जांपल कर लेते हैं जी। z इज इक्वल टू log x² + y² ओवर x + y। अब इसमें देखें तो दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट डेरिवेटिव लेते हैं ना, डायरेक्ट भी ले सकते हैं, तो फिर हमें उसमें जो है वो क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा लेंथी काम हो जाएगा। तो इसलिए हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं कि लॉग के साथ अगर दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हों तो उनका लॉग जब हम अलग अलग करते हैं तो उनके दरमियान माइनस लगा दिया जाता है, ठीक है जी। तो लॉग आ जाएगा न्यूमिनेटर का माइनस लॉग डिनोमिनेटर का। अब ये आपने सिंप्लीफाई, इसको सिंपल फॉर्म में लिख लिया। अब आपने इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, पहले विद रिस्पेक्ट टू x और फिर विद रिस्पेक्ट टू y। तो विद रिस्पेक्ट टू x जब हम लेंगे तो लॉग के अंदर दोनों वैल्यूज आ रही हैं, यानी इसका तो डेरिवेटिव आएगा, ठीक है। तो लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, लॉग x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो ये आ जाएगा 1/x² + y²। अब लॉग के बगैर आपने सिर्फ ये इस टर्म का डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। इस टर्म का डेरिवेटिव लेंगे हम क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो x² का जो है वो 2x आ जाएगा, और y को हमने यहाँ पे एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है तो y का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इसी तरह से माइनस एज इट इज़, इस लॉग का डेरिवेटिव होगा 1/x + y, और लॉग के बगैर x का डेरिवेटिव आ गया 1 और y को 0 पुट कर देना क्योंकि y कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है जी। अब आगे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं एलसीएम वगैरह लेके। यहाँ आ गया 2x/x² + y² -1/x²
x प्लस वाई। अब इनका एलसीएम ले लें, डिनोमिनेटर में ये आ गया, एलसीएम लेंगे, यहाँ पे देखें इसके साथ हमें x प्लस वाई मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ गया यहाँ पे 2x के साथ, ठीक है। और 1 के साथ हमें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ब्रैकेट्स ओपन करें, x स्क्वायर वाली दो टर्म है उनको आपस में सिंप्लीफाई कर लें, पीछे बचा प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर, ये पार्शियल डेरिवेटिव आ गया विद रिस्पेक्ट टू x। अब इस तरह से हमने विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड करना है। तो log है तो 1/x स्क्वायर वाई स्क्वायर एज इट इज। अब log के बगैर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो वो यहाँ पे क्या होगा, आपने y को क्योंकि कांस्टेंट नहीं रखना, आप x को कांस्टेंट रखना है, ठीक है। तो x की जगह 0 आ जाएगा और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y। इसी तरह से माइनस 1/x प्लस वाई और x की जगह 0 लेकिन y की जगह 1। तो ये भी इसी तरह से आपने इसका एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के बाद ये आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव आ गया विद रिस्पेक्ट टू y। नेक्स्ट एग्जांपल है g इज इक्वल टू एक्स पावर 4 साइन एक्स वाई क्यूब। अब यहाँ पे ये भी x वाली टर्म है और ये साइन के अंदर भी x आ रहा है, ठीक है। तो जब हम विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करेंगे तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि x वाली दो टर्म्स आ गई हैं, ठीक है जी। अब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले लें सबसे पहले, तो x4 एज इट इज और पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे साइन वाली टर्म का, प्लस साइन वाली टर्म एज इट इज, पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे x4 का, ठीक है जी। फॉर्मूला आपको याद होगा, a एज इट इज b का डेरिवेटिव प्लस b एज इट इज a का डेरिवेटिव। अब ये x4 तो वैसे ही आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव होता है cos, तो cos के साथ वो एंगल जो xy क्यूब था वो भी एज इट इज। अब साइन के बगैर आपने xy क्यूब का भी डेरिवेटिव लेना है, पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये हमने इसके साथ भी लिख दिया, साइन वाली टर्म एज इट इज, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 4x क्यूब। अभी x4 भी वैसे ही, cos xy क्यूब भी वैसे ही, और इसका पार्शियल डेरिवेटिव जब आप लेंगे, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं तो x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा और y क्यूब क्योंकि कांस्टेंट है तो वो वैसे ही बाहर चला जाएगा। और यहाँ पे ये टर्म आपने लिख ली और ये आपके पास आंसर आ गया, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x। इसी तरह से अब आपने पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z लेना है विद रिस्पेक्ट टू y। जब हम विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं तो ये क्योंकि कांस्टेंट है यहाँ पे x, ठीक है। तो आपके पास जैसे लिखा होता है ना कि आपके पास लिखा हुआ है 2y, तो 2 जब कांस्टेंट होता है तो आप 2 को बाहर लिख लेते हैं और सिर्फ y का डेरिवेटिव लेते हैं। इसी तरह से यहाँ पे x4 कांस्टेंट है तो आप x4 को बाहर लिख लेंगे और सिर्फ ये y वाली जो टर्म है ना साइन में, इसका डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है जी। तो x4 बाहर आ गया, साइन का डेरिवेटिव आ गया cos, और साइन के बगैर आपने अब xy क्यूब का भी पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, तो यहाँ पे x क्योंकि कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा और y क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3y स्क्वायर। मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, तरतीब से लिख लें कि x और ये x4 मल्टीप्लाई होंगे तो x5 हो जाएंगे, 3 को आप शुरू में लिख लें, y स्क्वायर कॉस x क्यूब y। नेक्स्ट एग्जांपल है z इज इक्वल टू कॉस x पावर 5 y पावर 4। अब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पहले x लेना है हमने, यानी fx फाइंड करना है। तो cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन और ये एंगल एज इट इज, फिर cos के बगैर आपने सिर्फ x5 y4 का डेरिवेटिव लेना है। अब यहाँ पे क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं तो x का आ जाएगा 5x4 और y को कांस्टेंट ट्रीट करने के लिए हमने y पावर 4 एज इट इज लिख दिया। तो इसी तरह से जब आपने विद रिस्पेक्ट टू y करना है तो cos का तो आ जाएगा माइनस साइन, और जब आप cos के बगैर इस टर्म का डेरिवेटिव लेंगे तो अब आपने विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो आप x को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, x पावर 5 वैसे ही आएगा और y4 का डेरिवेटिव आ जाएगा 4y क्यूब। अब इसे तरतीब से लिख लें कि ये माइनस 4x5y क्यूब और साइन वाली टर्म एंड पे चली गई। उसी तरह से लास्ट एग्जांपल है इस चैप्टर की कि एक फंक्शन है जिसके अंदर x y z 3 वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। तो अब आपने इसका पार्शियल डेरिवेटिव जब फाइंड करना है तो वो 3 पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे, एक विद रिस्पेक्ट टू x, एक विद रिस्पेक्ट टू y और दूसरा विद रिस्पेक्ट टू z। तो सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड कर लेते हैं। अब क्योंकि फंक्शन का नाम w है तो यहाँ पे आएगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू x। x तो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट नहीं है क्योंकि हमने विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना है, तो x स्क्वायर का आएगा 2x, y भी कांस्टेंट होगा, z भी कांस्टेंट होगा, तो इन दोनों की जगह आ गया 0। अब इसके अंदर क्योंकि x आ रहा था तो इसलिए x का डेरिवेटिव 1 होगा और y z कांस्टेंट है तो वो बाहर एज इट इज आ जाएंगे, तो 2x माइनस y z आंसर आ गया, ठीक है। अब ये आपने ख्याल रखना है कि जब वेरिएबल साथ आ रहा होता है ना, फिर जो कांस्टेंट होते हैं वो एज इट इज बाहर आ जाते होते हैं, लेकिन अब इनमें देखें x नहीं था, सिर्फ कांस्टेंट थे, तो इसलिए हमने 0 पुट किया है। इसमें x है तो उसकी जगह 1 आएगा, तो जो कांस्टेंट है उनको 0 नहीं करना, वो वैसे ही बाहर लिख दिए जाते हैं।
ठीक है जी। इस तरह से w का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है हमने विद रिस्पेक्ट टू y लेना है, तो ये x वाला भी कांस्टेंट है, उसको 0 लिख दें। ये y वाला तो कांस्टेंट नहीं होगा अब यहाँ पे, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं, तो पावर साइड पे आके मल्टीप्लाई होगी, 3 2 6 y आ जाएगा, ठीक है जी। और z को हमने यहाँ पे 0 कर देना है क्योंकि वो कांस्टेंट है। अब इसमें y आ रहा है तो x और z तो कांस्टेंट के तौर पे बाहर वैसे ही आएंगे और y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो ये आ गया 3 2 6 y माइनस xz। अब लास्ट में हमने फाइंड करना है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, तो हम विद रिस्पेक्ट टू z फाइंड करेंगे, तो x स्क्वायर y स्क्वायर ये तो कांस्टेंट है, इन दोनों की जगह आ जाएगा 0। इसी तरह से इसकी जो पावर है वो साइड पे आके मल्टीप्लाई होगी, 4 2 8z, ठीक है जी। और यहाँ पे एक्स वाई कांस्टेंट है, वो बाहर वैसे ही रहेंगे और z की जगह पे आ जाएगा 1, तो 8z माइनस एक्स वाई। तो ये हमने आज पढ़ा पार्शियल डेरिवेटिव्स का इंट्रोडक्शन किया हमने थोड़ा सा, ठीक है। आगे हमारे काफ़ी सारे लेक्चर्स इसके ऊपर बेस्ड हैं, तो इसकी आपने अच्छे से जो है वो रिवीजन करके इसको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके फिर नेक्स्ट लेक्चर आपने सुनना है, ताकि उसकी आपको अच्छे से समझ आए, क्योंकि आगे काफ़ी सारी और ऐसी एग्जांपल्स हैं, तो इंशाल्लाह आपका मज़ीद जो है वो कॉन्सेप्ट इसके बारे में क्लियर हो जाएगा। तो कोई भी अगर आपको इशू है, कोई बात समझ नहीं आई, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और मेल भी कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।